फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के अंतर्गत करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा एक और चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, वो है अनुसूचियों से संबंधित। तो अनुसूचियों और भाग से संबंधित प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी को आपको याद रखना होगा कि कौन सा जो प्रावधान है वो किस भाग में संबंधित है और किस अनुसूची से संबंधित है और कौन से अनुच्छेदों से संबंधित है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ज़रूर यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी आपके लिए। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक और जो विषय है वो संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरेटरी। तो यूनियन और टेरेटरी के बारे में बताया गया है कि संघ का विस्तार कहाँ तक होगा, संघ से संबंधित प्रावधान कैसे बनाए जाएंगे, संघ से संबंधित जो कानून होंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। इन सभी का जो प्रावधान है वो किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। फिर जो भाग 2 आता है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंतर्गत संबंधित है सिटीजनशिप से, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं भाग 2 में। और ये जो नागरिकता है इससे संबंधित प्रावधानों का वर्णन जो है 5 to 11 अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये भी याद रखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स में किए गए हैं और कौन कौन से प्रावधान हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 5 से लेकर 11 तक। फिर आता है 3 जो है, भाग 3 जो है इस सबसे इम्पोर्टेंट भाग में से एक है क्योंकि इसमें शामिल है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है भाग 3 के अंतर्गत। और ये जो मूल अधिकार हैं ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, इसे भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद आर्टिकल संबंधित है 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में प्रावधानों का वर्णन है फंडामेंटल राइट्स का। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट है 4। पार्ट 4 के अंतर्गत आता है डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो भाग 4 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल संबंधित है 36 से लेकर 51 के बीच। 36 to 51 के बीच आर्टिकल में विवरण दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। और ये जो डीपीएसपी हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट पार्ट आता है 4.1 जो है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। इनको जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा जाता है। और ये जो मूल कर्तव्य हैं वो रसिया के संविधान से हमने अधिग्रहण किया है। तो रसिया के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन था जिसकी अवधारणा को हमने अपनाया है। तो ये मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे और इनका वर्णन किया गया अनुच्छेद है आर्टिकल 51A के अंतर्गत। फिर आता है भाग 5 जो संबंधित है वो द यूनियन अर्थात संघ से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। तो संघ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए हैं उन सभी का वर्णन किया जाता है किसमें, भाग 5 के अंतर्गत। और भाग 5 का जो आर्टिकल है वो संबंधित है 52 से लेकर 151 के बीच। 52 से प्रारंभ होता है और 151 के बीच में जो है संघ से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। फिर आता है भाग 6 जो है वो संबंधित है द स्टेट अर्थात राज्यों से संबंधित। तो राज्यों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है भाग 6 के अंतर्गत और आर्टिकल है 152 से लेकर 237 के बीच। 152 से लेकर 237 अनुच्छेद के बीच में किया गया है राज्यों से संबंधित प्रावधान। फिर आता है भाग 7 जो है, भाग 7 के अंतर्गत आता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 नियम के अनुसूचित के तहत इसको क्या है निश्चित कर दिया जा चुका है भाग 7 को। तो इसका जो प्रावधान है इससे संबंधित प्रावधान आपको नहीं याद रखने क्योंकि इसको जो है संविधान से हटाया जा चुका है। फिर आता है भाग 8 के अंतर्गत आता है केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरेटरीज। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो प्रावधानों का वर्णन किया गया है वो भाग 8 के अंतर्गत आता है। और भाग 8 का जो आर्टिकल है वो है 239 से लेकर 242 तक। 239 से लेकर 242 के बीच में आर्टिकल्स में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। फिर आता है भाग
भाग 9 के अंतर्गत संबंधित है किससे? ये संबंधित है पंचायतों से संबंधित। इस पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है भाग 9 में, और इसका आर्टिकल जो है वो है 243 से लेकर 243 टी तक है इसमें का वर्णन। फिर आते हैं 9A के अंतर्गत क्या आ जाता है? नगर पालिकाएँ, और 9B के अंतर्गत जो है वो सहकारी समितियां हैं। तो इनको जो है संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है पंचायतों को जोड़ा गया था। 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था नगर पालिकाओं को, और जो सहकारी समितियां हैं ये 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी जाती हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया। तो भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। भाग 9A में नगर पालिकाएँ। अब भाग 9B के अंतर्गत क्या है? सहकारी समितियाँ। इतना आपको याद रखना है। फिर आता है भाग 10। भाग 10 जो है वो भाग 10 संबंधित है SC/ST जो 10 शेड्यूल और ट्राइब्स एरियाज हैं उनसे संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। तो अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है भाग 11। भाग 11 जो है वो संबंधित है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। संघ और राज्यों के मध्य जो जैसे वित्तीय संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए, इस तरह के जो संबंधों का वर्णन किया गया है रिलेशन का यूनियन और स्टेट के बीच में, वो किया गया है भाग 11 के अंतर्गत। और ये आर्टिकल है 245 से लेकर 263 के बीच, 245 से लेकर 263 के बीच वर्णन किया गया है। अब आता है भाग 12। भाग 12 के अंतर्गत क्या आता है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित जो प्रावधान है भाग 12 के अंतर्गत हैं, और उसका आर्टिकल जो है 264 से लेकर 301 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट आता है 13वां जो भाग है, 13वां भाग संबंधित है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 301 से लेकर 307 के बीच में। अब भाग कौन सा है? भाग है 13। फिर भाग आता है 14 के अंतर्गत आता है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ के अधीन सेवाएं जैसे कि संघ के अंतर्गत यूपीएससी होता है, राज्यों के अंतर्गत जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, इस तरह की जो सेवाएं हैं उनको किसमें शामिल किया गया है? भाग 14A के अंतर्गत शामिल किया गया है। सॉरी, भाग 14A के अंतर्गत नहीं है, बल्कि ये भाग 15 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, ये जो भाग होगा वो भाग तो 14 ही होगा, सॉरी। भाग 14 के अंतर्गत शामिल है क्या? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 308 से लेकर 323 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। फिर आता है भाग 14A। भाग 14A के अंतर्गत क्या है? तो भाग 14A के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो अधिकरण स्थापित किए गए हैं, जैसे हरित ट्रिब्यूनल है, या कि जो भी ट्रिब्यूनल स्थापित होते हैं वो जो विशेष न्यायालयों का जो स्थापना होती है उसके अंतर्गत आते हैं ये ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स के अंतर्गत इनका वर्णन है 323A और 323B के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। फिर आता है भाग 15। भाग 15 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। तो भाग 15 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो संबंधित है निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है भाग 15 के अंतर्गत। और इसका जो आर्टिकल है निर्वाचन का वो है 324 से लेकर 329 तक। 324 अनुच्छेद से लेकर 324 में जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन से जुड़े हुए प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो भाग 15 और भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं शामिल हैं, और भाग 15 के अंतर्गत आ जाता है निर्वाचन। अब आते हैं भाग 16। भाग 16 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं SC, ST, OBC और आंग्ल भारतीयों के लिए, इससे संबंधित वर्णन किया गया है भाग 16 में। और भाग 16 का वर्णन अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। 330 से लेकर 342 के बीच में जो है इसका वर्णन किया गया है। भाग 16 के बाद आ जाता है भाग 17। भाग 17 के अंतर्गत आती है राजभाषा। राजभाषा जैसे हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इन्हें ही राजभाषा कहा जाता है, जबकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा अभी तक नहीं घोषित की गई है। तो राजभाषा के अंतर्गत आता है भाग 17 के अंतर्गत आती है राजभाषा। अनुच्छेद है इसका 343 से लेकर 351 के बीच।
43 से लेकर 351 के बीच में आती है राजभाषा। फिर आता है आपात उपबंध। आपात उपबंध जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस जो सम्मिलित है वो भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 18 के अंतर्गत है 352 से लेकर 360 के बीच में, 352 के बीच 360 तक में वर्णन किया गया है आपात उपबंध का, इमरजेंसी प्रोविजंस का। नेक्स्ट है 19, भाग 19 के अंतर्गत आता है मिसलिनियस जो प्रकीर्णों से संबंधित प्रावधान है, 361 से लेकर 367 के बीच में वर्णन है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 20। भाग जो 20 है, भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है। संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्णन अनुच्छेद है 368, 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का वर्णन है और भाग है 20। तो भाग 20 के अंतर्गत क्या आ जाता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 21 जो है इसमें अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया है, 369 से लेकर 392। जैसे कि J&K में जो 370 का आपात उपबंध लगाया गया था, विशेष उपबंध, वो भाग 21 के तहत ही लगाया गया था। फिर आ जाता है लास्ट जो पार्ट है 22। कुल 22 भाग है, 22 भाग में ये लास्ट भाग है 22वां भाग, जिसमें से संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, मतलब जो शब्दावलियों से संबंधित उनका वर्णन किया गया है वो संबंधित है भाग 22 के अंतर्गत। भाग 22 का वर्णन है 393 से लेकर 395 के बीच। तो एक बार हम सभी को फिर से रिवाइज कर देते हैं कौन सा भाग किससे संबंधित है। तो संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंतर्गत, भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4(1) के अंतर्गत आता है मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में को निर्देशित कर दिया जा चुका है, इसको हटाया जा चुका है। भाग 8 के अंतर्गत आता है केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में है पंचायत, 9A में है नगर पालिकाएं, 9B में सहकारी समितियां, और भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र SC एवं ST क्षेत्र आते हैं। फिर आते हैं भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति और संविदाओं से संबंधित बात दिए गए हैं। भाग 13 के अंतर्गत क्या आता है, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। तो भाग 13 के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधित प्रावधान है। भाग 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो भाग 14 के अंतर्गत आता है संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं आ जाती हैं। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 SC ST OBC और आंग्ल भारतीयों से जुड़े हुए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 है राजभाषा संबंधित ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजंस है। भाग 19 प्रकीर्ण है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये 22 भाग हो जाते हैं। अब अगला चैप्टर है भारतीय संविधान में अनुसूचियां, शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे संबंधित भी प्रावधान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लेते हैं कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में 12 हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और अनुसूचियों को ऐड किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संघ में नए राज्य क्षेत्रों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया, तो नए राज्यों के गठन से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान की जो फर्स्ट अनुसूची है वो राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में जो 9th अनुसूची है किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, जिसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा जाता है। भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं 5th अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान के किस सूची में है, तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है जिसमें जो है कानून बनाने का विवरण दिया गया है, तो एक शुल्क एवं कर से संबंधित जो प्रावधान किए जाते हैं सरकार के द्वारा वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के हेतु
किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो भूमि सुधारों का जो प्रावधान किया गया था वो 9th अनुसूची में जोड़ा गया, जिसको जो है 51 में अमेंडमेंट करके द्वारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52nd संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया और 1991 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था वो बनाया गया था कब? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में, जब राजीव गांधी की सरकार भारत में थी उस दौरान जो है ये 52वां संविधान संशोधन किया जाता है। और 51वें संविधान संशोधन 2003 में इसमें फिर संशोधन भी किया जाता है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी जाती है 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो कुल जो भाषाओं को जोड़ा गया है उनमें से 22 भाषाएं संभवतः भारतीय संविधान में जुड़ी हुई हैं। उनमें से जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है और अंग्रेजी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अब देख लेते हैं अनुसूची में कौन से प्रावधान हैं। तो पहली अनुसूची में प्रावधान किया गया है राज्य एवं संघ, राज्य हो या संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं से संबंधित वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित आर्टिकल जो है वो संबंधित है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है दूसरी अनुसूची जैसे कि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी से जो इनके जो वेतन भत्ते होंगे उन सभी से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से पदाधिकारी, जो भी संवैधानिक पद धारण करने वाले यहाँ पर पदाधिकारी होते हैं, उनसे संबंधित वेतन एवं भत्तों से संबंधित प्रावधानों को दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। फिर तीसरी अनुसूची में जो भी पदाधिकारी हैं, राज्य के हों या संघ के हों, इनसे संबंधित जो शपथ और प्रतिज्ञानों का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची में संबंधित है, शपथ से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है और पहली अनुसूची जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। फिर आती है फोर्थ अनुसूची। तो फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत आता है संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के जो स्थानों का आवंटन है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है, संघ हो या कि राज्य क्षेत्र हो, उनसे संबंधित प्रावधानों का आवंटन किया गया है। इसके लिए आर्टिकल है 4(1) और 82 अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 जो अनुच्छेद हैं वो संबंधित हैं राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। फिर आती है फिफ्थ अनुसूची जो संबंधित है वो समझौते है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन इसके नियंत्रण के प्रावधान जुड़े गए हैं 5वीं अनुसूची में। सिक्स्थ अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक्स्थ अनुसूची में जोड़ा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप AMTM ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है प्रशासन संबंधित उपबंधों का वर्णन 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मतलब विषयों का इसमें विभाजन किया गया है कि किस अनुसूची किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगी, किस पर संघ कानून बनाएगी और किस पर जो है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों के द्वारा कानून बनाया जाएगा, जबकि संघ के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी अधिक होगा। इसके लिए अनुच्छेद है 246। तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन किसमें है? 7वीं अनुसूची में, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आती है 8वीं अनुसूची। 8th अनुसूची जो है इसमें जो है संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो टोटल जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो हैं वो शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। फिर आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, नियम विनियमन आदि, जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित ये प्रावधान है, जिसको जो है 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये जो दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत, उसे जो है 10वीं अनुसूची में संसद और विधानसभा के सदस्यों के
निर्भरता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। फिर आते हैं 11th अनुसूची। 11th शेड्यूल जो है वो है पंचायतों से संबंधित। पंचायतों के शक्तियों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण है। जो पंचायत से संबंधित कानून को प्रावधान किया गया है वो किसमें है? 11th अनुसूची में। 12th अनुसूची किसमें आती है? तो 12th अनुसूची में है नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व आदि को निर्धारण किसमें किया गया है? तो वो किया गया 12th अनुसूची में। तो इस तरह से 11th अनुसूची पंचायत के लिए, 12th अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए। एक बार फिर से हम इन सब अनुसूचियों को रिवीजन कर देते हैं कि पहली अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची संबंधित है संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची, ये जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रपति हों, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से संबंधित जुड़े हुए प्रावधान है दूसरी में। तीसरी में सभी पदाधिकारियों के शपथ प्रारूपों का वर्णन किया गया है। फिर आती है 4th अनुसूची। 4th अनुसूची किससे है? तो ये है राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। 5th अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के शामिल विषय है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची शामिल है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम शामिल किए गए हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से। 11वीं अनुसूची पंचायतों से और 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट नीचे दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा है उसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस तरह से अनुसूची और संविधान के भागों से संबंधित जो प्रश्न बनने थे उन सभी को हमने करवा दिया है। आप सभी को 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जरूर प्रश्न याद हो जाएंगे और ये परीक्षा में आपकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।